हेलो फ्रेंड्स, पैरामेडिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईटी ट्यूब के बारे में, एंडोट्रेकियल ट्यूब के बारे में, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में, इसके इंट्यूबेशन प्रोसेस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं ईटी ट्यूब के बारे में। इंट्रोडक्शन की अपन बात करें, यह एक कर्ड शेप पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड की फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जो वोकल कॉर्ड से होते हुए ट्रेकिया के कैरिना पार्ट तक जाती है। इसका जो ये एंडिंग पार्ट है ये कैरिना पार्ट तक जाता है। यह रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके टाइप्स की, तो ये दो प्रकार की होती है, डिस्पोजेबल, रीयूजेबल ईटी ट्यूब। डिस्पोजेबल जो ईटी ट्यूब होती है जो आपके सामने है, जो सिंगल यूज़ होती है, इस पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है सिंगल यूज़ आप ईटी ट्यूब की। रीयूजेबल ईटी ट्यूब जो होती है वो सिलिकॉन की बनी हुई होती है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, जिसके कारण ज़्यादातर जो ये ट्यूब है डिस्पोजेबल सिंगल यूज़ ट्यूब है वो ही यूज़ ली जाती है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ईटी ट्यूब, अर्थात ईटी ट्यूब्स के पार्ट्स के बारे में अपन बात करते हैं। इसके 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो स्टार्टिंग जो ये पॉइंट है, ये जो स्टार्टिंग जो पार्ट है, ये बीच का जो पार्ट है इसको बॉडी कहा जाता है, और ये जो तीसरा पार्ट आपको दिख रहा है कनेक्टर वाली साइड में, इसको एंडिंग पार्ट या आउटर पार्ट के नाम से भी जाना जाता है। हम बात करते हैं सबसे पहले कनेक्टर पार्ट की। जो आउटर पार्ट हमने डिस्कस किया, कनेक्टर पार्ट, ये कनेक्टर जो होता है इसका जो डायमीटर है, आउटर डायमीटर 15 mm का होता है, जो कि एक यूनिवर्सल डायमीटर है जो 4.5 से लेके 9 नंबर तक की ट्यूब जो होती है ईटी ट्यूब उसका सेम होता है। जो अंदर का जो डायमीटर, इनर जो डायमीटर है, वो अलग अलग साइज़ की ट्यूब के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। जैसे अभी अपन बात करते हैं, ये जो ट्यूब है अपने सामने, ये 7.5 नंबर की ट्यूब है। जो आईडी लिखा हुआ है इसका मतलब होता है इंटरनल डायमीटर। इसका जो इनर डायमीटर जो है, इंटरनल डायमीटर है, वो 7.5 mm। ये आपको जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है इसको रेडियल मार्क बोला जाता है। रेडियल मार्कर का यूज़ होता है जब अपन ईटी ट्यूब का फिक्सेशन करते हैं या इंट्यूबेशन कर देते हैं। इसके बाद उसके प्लेसमेंट को कंफर्म करने के लिए जब अपन चेस्ट एक्सरे करते हैं, चेस्ट एक्सरे में ये रेडियल मार्क अपने को स्पष्ट दिखाई देता है। ईटी ट्यूब कहाँ तक गई है, कहाँ इसकी प्रेजेंट लोकेशन है, इसके बारे में चेस्ट एक्सरे में ये रेडियल मार्क हमें नोटिस करवाता है। जो आगे की तरफ आप देखेंगे, ये 2 ब्लैक कलर के जो आपको मार्क दिख रहे हैं, ये वोकल कॉर्ड गाइड मार्क हैं, जो कि वोकल कॉर्ड तक जब अपन ट्यूब का इंट्यूबेशन करते हैं उसका ध्यान रखते हैं। यानी कि ये इंडिकेशन देते हैं कि अपने को इतनी दूर तक ही वोकल कॉर्ड में ट्यूब को इंट्यूबेट करना है या इंसर्ट करना है। इसके बाद अपन देखते हैं, जो अगर अपन इससे ज़्यादा अगर ट्यूब को अंदर की तरफ इंसर्ट करते हैं तो पेशेंट को इंजरी हो सकती है, या फिर जो ट्रेकिया का जो ब्रोंकाई में जो चेंजेस हैं, यानी कि जो डिवाइडेशन होता है ट्रेकिया का, वहाँ पे जो एरिना पार्ट होता है उससे आगे अगर ये जो इंट्यूबेशन के दौरान इंसर्ट होती है तो पेशेंट को लंग्स में कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है, या फिर पेशेंट के इंटरनल इंजरी हो सकती है, जिसके कारण ब्लीडिंग जैसी समस्या अपन को देखने को मिल सकती है। अब अपन बात करते हैं इसी के पार्ट्स के बारे में। जो ये लाइंस जो लिखी हुई हैं, जो अलग अलग साइज़ जो आपको आपके सामने शो हो रहा है, ये साइज़ जैसे 18, 20, 22, 24, ये सभी साइज़ सेंटीमीटर में होते हैं कि कितनी सेंटीमीटर तक ट्यूब का इंसर्टेशन किया गया या इंट्यूबेशन किया गया। इसके बाद अपन बात करते हैं, देखो इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा ओरल या नेज़ल, यानी कि ये ओरल और नेज़ल दोनों यूज़ ली जा सकती है। यानी कि आप इसको माउथ से भी इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर आप नेज़ल लेफ़्ट नोस्ट्रिल का यूज़ करते हुए भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके स्टार्टिंग पॉइंट में जो ये कफ आपको दिखाई दे रहा है, ये इसकी बात करते हैं। ये भी 2 प्रकार की ट्यूब होती हैं, ये कफ्ड ट्यूब है, एक अनकफ्ड ट्यूब होती है। अनकफ्ड ट्यूब जो होती है वो 8 ईयर से जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें यूज़ ली जाती है, क्योंकि उनका जो सबक्लोटिक्स वाल्व वाला एरिया जो है वो छोटा होता है, जिसके कारण ट्यूब को फिक्स करने में आसानी होती है। इसके कारण अनकफ्ड ट्यूब का यूज़ लिया जाता है। जबकि कफ्ड ट्यूब फिक्स करने के लिए होती है, यानी कि जब अपन इसके कफ को जब इन्फ्लेट करते हैं
जो सिरिंज के द्वारा जब पायलट बलून के द्वारा अपन इसमें 5 से 10 ml जब एयर पुश करते हैं, इसके बाद में ये जो कफ है ये फूल जाता है। अभी आपको पुश कर रहे हैं, देखो आप देख रहे होंगे आपके सामने बलून जो है वो फूल गया। पायलट बलून के द्वारा अपन ने जो एयर पुश की 5 से 10 ml एयर पुश की सिरिंज से, और ये लाइन से जाता हुआ अंदर की तरफ जाके कफ में जो एयर जो हमने पुश की थी वो जा पहुँच गई है, और जिसके कारण कफ फूल गया है। इसके बाद ये जो एरिया है ये अंदर जाके ट्यूब को फिक्स कर देता है। ये हम इसलिए करते हैं ताकि जो ट्यूब है वो फिक्स हो सके, अंदर जो अपना जीआई ट्रैक है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक से सेपरेट रहे, ताकि जीआई ट्रैक से आने वाले जो भी सिक्रेशन है या माउथ से जाने वाले जो सिक्रेशन है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में इंटर ना करें, और जो एयर अपन ने जो प्रेशर के साथ में जो पेशेंट के लंग्स तक पहुंचाने के लिए अपन ने भेजी है वो वापस से जो है वो इसके साइड से होती हुई ना निकल जाए। ये हमने कफ के बारे में, इन्फ्लेट और डिफ्लेट के बारे में देखा कि कैसे इसमें एयर पुश की जाती है। 5 से 10 ml जो एयर है वो पुश की जाती है, इसके बाद कफ फिक्स हो जाता है। ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको सील करने का भी काम करता है। इसके बाद अपन आगे की तरफ जो इसके पार्ट्स हैं उनको देखते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट बवल और मोर्फियाई के बारे में। ये जो पार्ट्स है ये जो एयर हमने जो पुश की वेंटिलेटर वगैरह द्वारा जो एयर अंदर की तरफ गई उसको पहुंचाने का काम करते हैं। यदि किसी कारण से बवल में ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो ये सेकंड जो वे है जो मोर्फियाई के नाम से जाना जाता है ये ओपन रहता है, जो कि एयर को इनहेल और एक्सहेल करवाने में हेल्प करवाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट जो इसी के साथ जुड़ा हुआ होता है, जो बॉडी पार्ट से इसकी लाइन निकलती है जो कफ से अटैच होती है, जो एयर पुश करने में काम आता है। इसका नाम है पायलट बलून। अब हम बात करते हैं इसी में जो ऊपर की तरफ एक वाल्व होता है जो स्प्रिंग द्वारा जुड़ा हुआ होता है, जिसको स्प्रिंग वन वे वाल्व कहा जाता है। ये वाल्व हमारे जो ट्यूब है उसको इन्फ्लेट और डिफ्लेट करने में काम आता है। इसमें 5 से 10 ml एयर को पुश किया जाता है, ये प्रोसेस इन्फ्लेट कहलाती है। अब हम इसी एयर को अगर बाहर निकालें तो एयर को बाहर निकालने की प्रोसेस डिफ्लेट कहलाती है। अब हम बात करते हैं ईटी ट्यूब के साइज़ के बारे में। एज के अकॉर्डिंग कौन सा साइज़ यूज़ लिया जाता है इसके बारे में अपन बात करते हैं। न्यूबॉर्न जो बेबी होते हैं उसमें 2.5 mm से 4 mm तक की ट्यूब यूज़ ली जाती है। जो 1 से 2 ईयर तक के बच्चे हैं उनमें 4 से 4.5 mm तक की ट्यूब यूज़ ली जाती है। जो बच्चे 2 ईयर से 10 ईयर तक की एज के बीच में हैं उनमें 5 से 7 mm तक की जो ट्यूब है वो यूज़ ली जाती है। अब हम बात करते हैं 10 ईयर्स के बच्चों के बारे में। जो 10 ईयर्स से अबव जो बच्चे हैं उनके 7 mm से 8 mm तक की ट्यूब यूज़ ली जाती है। अब हम बात करते हैं एडल्ट्स के बारे में। एडल्ट्स में 8 से और 9.5 mm तक की ट्यूब यूज़ ली जाती है। हम बात करते हैं ईटी ट्यूब के इंट्यूबेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके बारे में। ईटी ट्यूब चाहिए जो अकॉर्डिंग टू साइज़ होगी, जो अपन एज की अभी अपन ने डिस्कस की कि क्या एज है उसके अकॉर्डिंग अपन ईटी ट्यूब का साइज़ डिसाइड करेंगे। तथा लॉक्स 2% की आवश्यकता होगी, मैगलीज फोर्सेप की आवश्यकता होगी, लैरिंगोस्कोप की आवश्यकता होगी, स्टेथोस्कोप, सर्जिकल ग्लव्स, सक्शन कैथेटर, सिरिंज 10 ml, स्टिलेट का भी यूज़ लिया जाता है। तो और लैरिंगोस्कोप का यूज़ जो अपना जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको विजुअलाइज करने के लिए लैरिंगोस्कोप का यूज़ लिया जाता है। अब हम बात करते हैं इंडिकेशन ऑफ ईटी ट्यूब। ईटी ट्यूब के लिए क्या क्या इंडिकेशन होते हैं, कब हम ईटी ट्यूब का यूज़ लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं टू सिक्योर एयरवे को सिक्योर करने के लिए। जब पेशेंट को हम ईटी ट्यूब का इंट्यूबेशन करते हैं तो जो जीआई ट्रैक है और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उन दोनों को सेपरेट करने में भी ईटी ट्यूब का यूज़ लिया जाता है, ताकि पेशेंट एस्पिरेट ना कर सके, उसके जीआई ट्रैक से आने वाले सीक्रेशन या फ्लूइड रेस्पिरेटरी ट्रैक में इंटर ना करे भी किया जाता है। जब सीपीआर में पेशेंट को ब्रीथिंग की जाती है इसलिए भी ईटी ट्यूब का इंट्यूबेशन किया जाता है। आईसीयू के जो पेशेंट हैं जिनको वेंटिलेटर पर अपने को रखना होता है उनके लिए भी ईटी ट्यूब का इंट्यूबेशन किया जाता है। जो जनरल एनेस्थीसिया की जो प्रोसेस है उसके दौरान भी ईटी ट्यूब का इंट्यूबेशन किया जाता है। इसके बाद जो O2 थेरेपी भी अपन कई बार पेशेंट को देते हैं उस टाइम पे भी ईटी ट्यूब का यूज़ लिया जाता है।
अब हम बात करते हैं जो प्रोसीजर है, जो ईटी ट्यूब की इंट्यूबेशन की जो प्रोसीजर है उसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे पेशेंट की पोजीशन की। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाया जाता है तथा उसके हेड को एक्सटेंशन किया जाता है अर्थात जा थ्रस्ट पोजीशन, या फिर हेड को टिल्ट करके और चिन को लिफ्ट करने की पोजीशन जो आपको जानते होंगे, जा थ्रस्ट पोजीशन के नाम से आप जानते होंगे, वो पोजीशन दी जाती है। इसके बाद में जो लैरिंगोस्कोप है उसको जो पेशेंट है, पेशेंट के माउथ में इंसर्ट किया जाता है और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसका विजुअलाइजेशन किया जाता है। लैरिंगोस्कोप में एक लाइट होती है, कई वीडियो लैरिंगोस्कोप भी होते हैं जो बाहर की तरफ वीडियोग्राफी के द्वारा अपन को दिखाते हैं अंदर का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसकी जो कंडीशन है उसको बाहर की तरफ भी शो करते हैं। इसके बाद हमें जो ओरल ट्रैकियल ट्यूब है उसको इंसर्ट करना होता है, जो कि हम 1 से 2 सेंटीमीटर अबोव ऑफ कैरिना प्लेसमेंट करते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं उसमें जब अपन उसको फिक्स करते हैं तो अपने को इन्फ्लेट करना पड़ता है 5 से 10 ml एयर को। इसके बाद हम बात करते हैं जब उसके ओके प्लेसमेंट को अपन देख रहे हैं कि उसका प्लेसमेंट ओके हुआ कि नहीं हुआ, अपने जो इंट्यूबेशन किया वो सही हुआ या नहीं हुआ। इसके लिए उसकी जो लंग्स हैं उसके लेटरल साइड में साउंड को सुना जाता है स्टेथोस्कोप की सहायता से। अगर हमें कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है तो एकदम एक्यूरेट कंफर्मेशन करने के लिए हम पेशेंट का चेस्ट एक्सरे करते हैं, जिसमें हमने बात की थी। ये जो रेडियल मार्क आपको सामने ब्लू कलर की एक लाइन दिखाई दे रही है वो चेस्ट एक्सरे में अपने को शो होती है, जिसके द्वारा अपन को पता लगता है कि जो अपनी ईटी ट्यूब है उसकी करेक्ट पोजीशन क्या है, वह कहाँ तक हमने इंसर्ट की है और सही तरीके से इंट्यूबेशन हुआ है या नहीं हुआ, इसके बारे में अपने को पता चलता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ईटी ट्यूब से होने वाले कॉम्प्लिकेशन के बारे में। ईटी ट्यूब को जब हम इंसर्ट करते हैं तो इसका जो आगे का पार्ट होता है बेवल, ये जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें ट्रॉमा कर सकता है, वोकल कॉर्ड में इंजरी कर सकता है, जिसके कारण इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांसेस हो जाते हैं। पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन भी हो सकता है। जो अपन जब इंसर्ट करते हैं ट्यूब का, जब इंट्यूबेशन करते हैं उसके दौरान, जब लैरिंगोस्कोप को हम इंसर्ट करते हैं उसके दौरान टीथ में इंजरी, लिप्स वगैरह में ट्रॉमा या लेसिरेशन हो सकता है। हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।